जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव का न्यू एडिशन बुक, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और विविध के प्रश्नों को देखेंगे, जहां से हर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। और फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय इतिहास का पहला चैप्टर सामान्य परिचय को देखेंगे और इसी तरह ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और विविध के प्रश्नों को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी इस यूट्यूब चैनल की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन और देखते हैं पहले प्रश्न को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न ये कह रहा है कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? ये किया जाता है अतीत का। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? ये थे हेरोडोटस। बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हेरोडोटस जो थे ये प्रथम यूनानी इतिहासकार थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो किसने कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो ये कहा था थ्यूसिडाइसिस ने। किसने कहा था? थ्यूसिडाइसिस ने कहा था कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है। तो द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? तो इनका नाम है हेरोडोटस। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? हेरोडोटस। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? तो इतिहास के पिता की पदवी जो है वो सही अर्थों में हेरोडोटस से संबंधित है। किससे? हेरोडोटस से। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? तो इतिहास अपने को दोहराता है, ये जो कथन है ये हिगेल का है। किसका है? हिगेल का है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 का रहा, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है। ये कथन किसका है? तो यह कथन जो है ये है हिगेल का। हिगेल का जो है ये कथन है, जिसमें ये कहा गया है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 कह रहा, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो ये किसका कथन है कि समस्त इतिहास जो है ये वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो ये कथन है कार्ल मार्क्स का। किनका है? कार्ल मार्क्स का ये कथन है कि समस्त इतिहास जो है ये वर्ग संघर्ष का इतिहास है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो ये करता है, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ये जो है एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किसने जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये किया था मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 का रहा है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? ये समझाया है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मदद से। किसके? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की सिद्धांत की मदद से जो है कार्ल मार्क्स ने
वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को समझाया है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 का रहा है, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? तो इतिहास विगत की राजनीति है, ये कथन जो है ये है सीले का। किनका है? ये कथन सीले का है, इतिहास विगत की राजनीति है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 का रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में लेखक दे रखे हैं और सूची 2 में इतिहास की परिभाषा। आइए देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं इसको। एक आ रहा है ओक्साट, तो ओक्साट जो है ये मैच कर जाएगा आपका। यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, ओक्साट इसे मैच कर जाएगा। ट्रेवेलियन, तो ट्रेवेलियन ये मैच कर जाएगा आपका। इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। उसके बाद है कॉलिंगवुड, तो कॉलिंगवुड ये आपका मैच कर जाएगा। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। उसके बाद बच गया ब्यूरी, तो ब्यूरी जो है ये मैच कर जाएगा आपका। इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। इस प्रकार से देख ले तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 का रहा है, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो ये किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास जो है वो समकालीन इतिहास है? तो ये कहे थे बेनेडिटो क्रोचे ने। क्या नाम था इनका? इनका नाम था बेनेडिटो क्रोचे ने। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 का रहा है, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? तो इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, ये कहे थे ई एच कार ने। किसने कहा था? तो ई एच कार के द्वारा जो है ये कहा गया था कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 का रहा है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्ताक्षर है? तो तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी ये किसका संक्षिप्ताक्षर है? तो ये है बिफोर क्राइस्ट का। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 का रहा, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप होता है। तो तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का जो पूर्ण रूप ये होता है एनो डोमिन। क्या होता है? एनो डोमिन। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 का रहा, वर्ष 50 ईस्वी पूर्व। तो वर्ष 50 ईस्वी पूर्व जो है ये कह रहा है कि वर्ष 50 ईस्वी पूर्व, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 का रहा, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो वर्ष 1015 ईस्वी जो है ये किस शताब्दी में आता है? तो ये आता है 11वीं शताब्दी ईस्वी में। किस में आता है? 11वीं शताब्दी ईस्वी में आता है 1015 ईस्वी, से आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 का रहा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में दे रखा है संवत्सर और सूची 2 दे रखा है किस समय से गणना। तो देख लेते हैं, इसको मैच कर लेते हैं। तो विक्रम संवत्सर, तो विक्रम संवत्सर जो है ये हो जाएगा आपका 248 ईस्वी। और बी का रहा है शक संवत्सर, तो ये हो जाएगा आपका 58 ईसा पूर्व। आपका सी का रहा है गुप्त संवत्सर, तो सी आपका हो जाएगा 320 ईस्वी। उसके बाद का रहा है कली संवत्सर, तो ये हो जाएगा आपका 3102 ईसा पूर्व। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। इस प्रकार से देख ले तो इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे नहीं दे रखा है, देख लेते हैं इसका ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन जो है ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ए का 4, बी का 3,
सी का 2 और डी का 1। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 का रहा विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। तो विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था आपका 58 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 का रहा शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो शक संवत का जो प्रारंभ है ये किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में जो है ये शक संवत का प्रारंभ हुआ था। और कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 का रहा भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है ये किस संवत पर आधारित है? तो ये आधारित है शक संवत पर। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 का रहा गुप्त संवत 319 से 20 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय ये किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। तो गुप्त संवत को जो है प्रारंभ करने का श्रेय जो है ये दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 का रहा चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ जो है ये किस उपलक्ष्य में किया था? तो ये किया था अपने राज्यारोहण के स्मारक में। किसके उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 का रहा निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देख लेते हैं। कह रहा है कथन एक कह रहा है विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। ये बिल्कुल सही है कि विक्रम संवत जो है ये 58 ईसा पूर्व शुरू हुआ। कथन दूसरा का रहा शक संवत सन 78 ईस्वी से आरंभ हुआ। ये बिल्कुल सही है। उसके बाद का रहा गुप्त संवत सन 319 ईस्वी से आरंभ हुआ। तो ये भी बिल्कुल सही है। चौथा का रहा कि भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 ईस्वी से शुरू हुआ। ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से देख ले तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 का रहा हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना ये किस उपलक्ष्य में की थी? तो ये किया था अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। किसके उपलक्ष्य में? ये किया था अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 का रहा निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कुलचूरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कुलचूरी संवत भी कहलाता है? तो कौन सा संवत है जो कुलचूरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कुलचूरी संवत भी कहलाता है? तो ये कहलाता है त्रैकूटक संवत। त्रैकूटक संवत है जो कुलचूरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कुलचूरी संवत भी कहलाता है। इस प्रकार से देख ले तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा त्रैकूटक संवत। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 का रहा चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो चालुक्य विक्रम संवत का जो प्रचलन है ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था विक्रमादित्य 6 के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? तो विक्रमादित्य 6 के द्वारा किया गया था चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। प्रश्न संख्या 30 का रहा निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो किसे जो है एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो ये है आपका लक्ष्मण सेन का। किनको? तो लक्ष्मण सेन को जो है एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। प्रश्न संख्या 31 का रहा निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष जो है दिसंबर 2009 में जो है शक संवत का वर्ष होगा? तो ये होगा 1931।
1931 जो है ये 1931 वर्ष जो है ये दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32 का रहा विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत के रूप में ईसवी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा। तो विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करने का मान होगा, ये होगा 2013 ईस्वी, 2013। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33 का रहा है विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है। तो विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच जो है ये 135 वर्षों का अंतर है, इसे आपने याद रखना है। कितना है? 135 वर्षों का। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। प्रश्न संख्या 34 का रहा पुलकेशिन वन का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। तो यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो ये वर्ष जो है 600 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 600। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। प्रश्न संख्या 35 का रहा है राजस्थान सरकार के कैलेंडर में 20 सन 2063 लिखा हुआ है, तो साके क्या होगा। तो राजस्थान सरकार के कैलेंडर में 20 सन 2063 लिखा हुआ है, तो साके यानी कि शक संवत जो है ये हो जाएगा आपका 1928 साके, यानी कि 1928 शक संवत। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1928 साके। ये सभी के सभी प्रश्न जो है फ्रेंड्स देखिए पूछा गया है आपका आरपीएससी 2011 में, यहाँ पे ये देख लीजिए यूपीएससी 1997 में। तो ये सभी के सभी जितने भी क्वेश्चन है सभी अपने आप में जो है इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। प्रश्न संख्या 36 जो है ये कह रहा है पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो ये किया जाता है भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को। किसको किया जाता है? तो भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर। प्रश्न संख्या 37 का रहा कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया। तो कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास जो है ये किसने किया। तो ये किया था विलर्ड लिब्बी ने। किसने किया था? ये किए थे विलर्ड लिब्बी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर। प्रश्न संख्या 38 का रहा काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है। तो काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए जो है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है। तो ये अपनाया जाता है कार्बन 14। कार्बन 14 को जो है काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए अपनाया जाता है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की ओर। प्रश्न संख्या 39 का रहा कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो कार्बन डेटिंग जो है ये कार्बन डेटिंग से जो है ये किसकी आयु निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये किया जाता है जीवाश्म का। किसका? जीवाश्म का जो है ये कार्बन डेटिंग से जो है आयु निर्धारण किया जाता है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 की ओर। प्रश्न संख्या 40 का रहा प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब। तो प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ ये तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। जब मानव ने लिखना सीखा तब जो है प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ माना जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की ओर। प्रश्न संख्या 41 का रहा भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है। तो भारत के संदर्भ में जो है ऐतिहासिक काल का जो आरंभ है ये माना जाता है 600 ईस्वी पूर्व से। 600 ईस्वी पूर्व से जो है ये भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ माना जाता है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 की ओर।
प्रश्न संख्या 42 का रहा है, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। तो सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है इसमें लेखन का प्रमाण जो है ये मिला है, इसे आपने याद रखना है। इसमें लेखन का प्रमाण मिला है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43 की ओर। प्रश्न संख्या 43 का रहा है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है। तो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की जो है ये 22 मार्च अथवा 21 मार्च के तदनुरूप है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 22 मार्च अथवा 21 मार्च के तदनुरूप है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 की ओर, जो कि हमारा आज का अंतिम प्रश्न होगा। कह रहा है, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया। तो किसने इतिहास को जो है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर जो है देखने का रिवाज चलाया। तो ये चलाया था सेलेरियस ने। किसने? सेलेरियस जो है, इसने जो है इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया। इस प्रकार से देख ले तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज का भारतीय इतिहास का चैप्टर 1 सामान्य परिचय का कुछ प्रश्न, जिसे हम लोगों ने आसानी से कवर कर लिया। और आगे देखेंगे भूगोल का, पॉलिटी का, साइंस का और विविध का प्रश्न चैप्टर वाइज। और इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।